नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूं चिन्मय देव ब्लॉग में। और छोटे हो बड़े, ये वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपको देखनी भी चाहिए, सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। क्योंकि देवेंद्र बलाड़ा जी क्या बोल रहे हैं आपको अच्छी तरीके से आपको समझना चाहिए। क्या सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को देखिए और देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा, और अब वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल चिन्मय देव ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है चिन्मय देव ब्लॉग, फेसबुक में भी मिलेगा, उसमें फॉलो कर लीजिएगा। और आपको इंस्टाग्राम में भी मिलेगा चिन्मय देव ब्लॉग के नाम से। तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो में, देर ना करते हुए। सभी तरह के आयोजन होते हैं, सभी तरह की सभाएं होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हम लोग घंटों घंटों बेफजूल की चीजों पर समय खराब करते हैं, लेकिन कभी भी इस मुद्दे पर बैठकर समाज के तौर पर चर्चा नहीं करते कि बच्चों की परवरिश किस तरह से होनी चाहिए और बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मैं एक दो सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जिसका जवाब आप रैंडमली कोई भी दे सकता है। और सही और गलत का कोई सवाल नहीं है, जस्ट मैं आपसे कनेक्ट होने के लिए ये सवाल पूछ रहा हूं। बच्चे का मां बाप के साथ रिश्ता पहले के मुकाबले अच्छा हुआ है कि खराब हुआ है? आज के टाइम पर खराब हुआ है। हमारी एजुकेशन पहले से ज्यादा मिलने लगी, पहले से कम मिलने लगी? ज्यादा। शिक्षा की उपलब्धता, स्कूल, ट्यूशन, किताबें, सामान, वो पहले से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। समाज में अपराध कम हुए कि ज्यादा हुए पिछले 40-30 सालों में? ज्यादा। आदमी में डिप्रेशन बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। बीमारियां बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी। परिवार टूटे कि ज्यादा कम टूटे? ज्यादा टूटे। चोरियां भी बढ़ी, रेप भी बढ़े, दूसरे अपराध भी बढ़े, बीमारियां भी बढ़ी, परिवार भी टूटे, समाज भी टूटा। आदमी डिप्रेशन में चला गया, समाज खराब हो गया, बच्चे के साथ मां बाप का रिश्ता भी खराब हुआ, बच्चे का टीचर्स के साथ रिश्ता भी खराब हुआ, है ना? और स्कूल भी बढ़े, और डॉक्टर्स भी बढ़े, और साइकोलॉजिस्ट भी बढ़े, और पुलिस को दी हुई सुविधाएं भी बढ़ी। समझिएगा, क्योंकि बच्चे का लालन पालन किसी एक आदमी का विषय नहीं है कि बच्चे को कौन पालेगा। अगर कोई एक सवाल ये पूछे, कौन पालेगा बच्चे को, बताइए। हाँ जी, बच्चे को कौन पालेगा, एक सवाल है ये। आमतौर पे आपने घर में भी किसी एक सदस्य को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं तो बाहर रहता या रहती हूं, तुम्हें संभालना चाहिए, ये तुम्हारा काम है इसको देखना, है ना? क्या करता है इसमें? पापा कहते हैं मम्मी को कि मैं तो बाहर रहता हूं, मुझे तो ड्यूटी जाना होता है, मेरा तो ज्यादातर समय बाहर बीतता है, तो तुम्हें संभालना चाहिए, है ना? ऐसा ही होता है, इसी तरह से होता है ना? अच्छा, जब फिर मम्मी क्या कहती है कि मेरा अकेले का बच्चा थोड़ी ना है, तुम्हारा भी तो है, तुम्हें भी ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। इसके बाद स्कूल में जब हम जाते हैं, फिर हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर को जाकर के मां बाप बोलता है कि जी हमारे बच्चे में ये चीजों की कमियां हैं और आप इसके ऊपर कुछ कीजिए। हमारी तो सुनता नहीं है। बहुत बार आप पेरेंट्स के मुंह से आपको यह शब्द सुनने को मिलेगा कि हमारी तो सुनता नहीं है। ये बता रहे 90%। और मैं ये कह रहा हूं कि ये 100 की बात है। वो 10 कौन से हैं जिनकी सुनता है? वो 10 वो हैं जिनके अभी छोटे हैं, वो भी नहीं सुनते हैं, ठीक है ना? ज्यादा ही छोटे हैं। और टीचर फिर आपको यह कहता है कि जी हमारे पास तो 6-7 घंटे के लिए आता है, बाकी के तो 18 घंटे आपके पास रहता है, तो आप समझाइए। अच्छा, मां कह रही है पापा को, पापा कह रहे हैं मदर को, वो कह रहे हैं टीचर को, टीचर कह रहा है पेरेंट को। फिर एक बात सुनने में आई कि
जब इतने सारे डॉक्टर्स बढ़ गए तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी कि ज्यादा होनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थे ना, कि अगर डॉक्टर बढ़ गए तो हमें इलाज ज्यादा हो गए। लेकिन जब रिसर्च करी तो पता चला गांव में आज से 40 साल पहले गांव में कोई डॉक्टर ही नहीं होता था। डॉक्टर नहीं होता था तो अस्पताल भी नहीं होते थे, और पता करके देखा तो बीमार भी नहीं होते थे। अगर बीमार होते थे तो उनके गांव में, पड़ोस में, खेत में, रास्ते में कहीं ऐसी दवाइयां होती थी, या किचन में ही उनकी मां के पास कोई ना कोई होती थी, जिसको रगड़ के या तो पिला दिया या उस जख्म पे लगा दिया और आराम हो गया। डॉक्टर्स बढ़े तो बीमारियां बढ़ी, पुलिस बढ़ी तो अपराध बढ़ा, टीचर्स और स्कूल बढ़े तो बच्चे और ज्यादा निकम्मे होते चले गए। नहीं, पहले औलाद ज्यादा होती थी कि कम होती थी? ज्यादा होती थी ना। जैसे अगर मैं अपने दादाजी की बात कहूं तो मेरे दादा की 8 औलाद हैं, और मेरे पापा की हम 5 हैं, और मेरा आगे 1 है। तो मेरे दादा की जो 8 औलाद हैं उनमें से एक भी बेरोजगार नहीं होता था, और जो आगे मेरे पापा की 5 हैं उनमें से भी एक भी बेरोजगार नहीं है। अब हमारी जो एक है वो सबकी बेरोजगार खड़ी है। नहीं, यानी कि औलाद कम हो गई और बेरोजगारी ज्यादा हो गई। नहीं, हमें ऐसा लगता है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है, जनसंख्या असल में बहुत ज्यादा नहीं हो गई है, ऐसा नहीं है। अगर समाज में यह देखा जाए कि 140 करोड़ लोग हैं हम, तो एक बात समझनी पड़ेगी, इसका मतलब है 140 करोड़ दिमाग हैं हमारे पास, और एक आदमी के 2 हाथ होते हैं तो 280 करोड़ हाथ हो गए हमारे पास। इतने हाथ और इतने दिमाग जिस देश के पास हो, वो क्या नहीं कर सकता। दिक्कत क्या आती है कि जो प्राकृतिक संसाधनों का या दूसरे संसाधनों का बंटवारा इस तरीके से होता है कि समाज के 10% लोग ही 90% के संसाधनों को काबू करके रखे हुए हैं, बाकी 90% पॉपुलेशन के हिस्से में तो 10% ही आता है। आप लोग कुछ प्रिविलेज लोगों में से हो सकते हो जिनको नौकरियां मिली हुई हैं, नहीं तो, और ये नौकरियों का जो प्रतिशत है अगर पूरे साल में देखा जाए तो मात्र 1 या 2% लोग ही होते हैं जिनको गवर्नमेंट की जॉब्स मिलने की संभावनाएं होती हैं। तो बाकी का 99% आपकी वाली कैटेगरी से बाहर ही समझिए। और क्योंकि वो हमारे हरियाणवी में एक कहावत है कि भाई जैसे हम वैसे ही हमारे सगे, ना हमारा ऊंट ना उनके गधे। मतलब हम अपने ही जैसे लोगों का सर्कल रहता है। यानी अगर आप बीबीएमबी में अगर कोई सेमिनार करेंगे तो ज्यादातर लोग वही होंगे जो बीबीएमबी से किसी तरह से अटैच हों, जुड़े हुए हों। तो 100 बातों की एक बात यह है कि स्कूल बढ़ने के बाद में बच्चों का बिहेवियर खराब कैसे हो गया। हमें कुछ कारण ढूंढने होंगे, क्योंकि यदि आप समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप ऐसा समाधान कीजिए कि आपको लगे कि समाधान हो गया है और समाधान ना हो, या दूसरा परमानेंट समाधान। तो कौन सा बेटर रहेगा? लेकिन दिक्कत क्या है हमारे समाज की, मैं लंबे समय से इस विषय पर काम करता हूं, तो मैंने एक चीज देखी है कि अगर हमें बुखार हो जाए तो हम ये कभी नहीं देखते कि हमें बुखार हुआ क्यों है, हुआ क्यों। अगर आप ये ढूंढ लें कि बुखार हुआ क्यों था, तो आप बुखार का कारण ढूंढ करके उस कारण को दूर कर देंगे तो बुखार परमानेंट दूर हो सकता है, बॉडी से निकल सकता है। और तरीका यह है कि बुखार के लिए आपको 3 दिन तक भूखा रहना पड़ेगा अगर आप उसको परमानेंट ठीक करना चाहते हो। मतलब आप 24 घंटे के लिए बिल्कुल फास्ट कर दीजिए, कुछ भी सॉलिड मत खाइए, उसके बाद गर्म काढ़ा या ऐसा कुछ करके, कुछ औषधियां हैं, कौन से मौसम का बुखार है उसके हिसाब से, और दूसरे दिन से आप लिक्विड लेना स्टार्ट करेंगे तो तीसरे दिन बुखार आपका निकल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बुखार होते ही सबसे पहले हम दवाई खा लेते हैं और बुखार हमें फील होना कम हो जाता है और हम सोचते हैं बुखार चला गया, जबकि वो अंदर ही कोई और नई बीमारी के रूप में पनप रहा होता है, वो शुरू हो जाता है। यही काम हमने बच्चों के साथ किया, यही काम हमने समाज के साथ किया। हमने सोचा अभी के लिए कर लेते हैं, बाद में देखी जाएगी। जैसे किसान ने खेत में पेस्टिसाइड डालना शुरू किया, यूरिया डीएपी डालना शुरू किया, उसको मालूम था कि इससे मेरी जो जमीन है वो खराब हो सकती है, उसको मालूम था कि इससे हालात खराब हो सकते हैं और जो अन्न मुझे इससे मिलेगा
वो मुझे और मेरे परिवार को बीमार कर सकता है, लेकिन किसान ने सोचा कोई बात नहीं, अभी के लिए डाल लेता हूं। और फिर एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जैसा हमने खाने उसमें बीज डालना शुरू किया, वैसा अनाज हुआ और वैसा हमारी सोच बदलनी शुरू हो गई। अब जिम में जाने वाला बच्चा, उसको मालूम है कि अगर मैं प्रोटीन के पाउडर खाऊंगा तो मेरा शरीर में नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी वो खा लेता है। एक टाइम के लिए तो उसकी बॉडी बनी हुई नजर आती है, लेकिन फिर बाद में वो भी वैसा ही हो जाता है जैसे जमीन हो गई कि बिना पेस्टिसाइड अब वो कोई फसल नहीं देगी, वैसे ही बिना प्रोटीन पाउडर के हमारा बच्चा जिम नहीं कर पाएगा। अब अगर हम बच्चों में आई हुई इन गलत आदतों का कह लीजिए या इन समस्याओं के बारे में कह लीजिए, अगर हम इनका समाधान चाहते हैं तो पहले हमें उसके कारण पर जाना पड़ेगा। क्यों जी भाई, अगर हम वाकई में समाधान चाहते हैं तो पहले हमें कारण ढूंढना पड़ेगा ना, और हमारे को उन समाधानों के पीछे का रीजन भी ढूंढना पड़ेगा कि हम वो क्यों चाहते हैं। तो पहले हम अगर आपको ये कहते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? दो सवाल हैं आपके सामने, आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं, और दूसरा सवाल है कि क्या वो स्कूल आपके बच्चे को वो चीजें दे रहा है जिसके लिए आपने भेजा था। पहले सवाल का जवाब कौन कौन देगा कि आप क्यों भेजते हैं? एजुकेशन के लिए, और हाँ जी नहीं, स्कूल किस लिए भेज रहे हैं? हाँ जी, सबके बच्चे एक स्कूल में तो नहीं जाते होंगे आपके, सबके बच्चे अलग अलग स्कूल में जाते हैं। अब सभी कमाने वाले लोग हैं, लगभग बराबर तनख्वाह वाले लोग हैं, लेकिन सब अलग अलग स्कूलों में भेज रहे हैं। स्कूल भेजने के पीछे भी साइकोलॉजी है। अब मेरे को फोन आएगा कि देवेंद्र भाई, मैं अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहता हूं, मुझे कौन से स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए? तो मैं उससे सबसे पहले एक सवाल पूछता हूं कि पहले यह बताओ स्कूल में भेजना क्यों चाहते हो? क्योंकि जिस कारण से भेजोगे वो चीज वहां होनी चाहिए ना। तो बताइए आपने क्यों भेजा स्कूल? मैंने बहुत से पेरेंट प्ले वे में अपने बच्चे को इसलिए भेजते देखे कि यहां पूरा दिन दिमाग खा लेता है, पीछा छुड़ाने के लिए। मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूं, हम प्ले वे में कि 2-4 घंटे तो दिमाग कम खाएगा, यहां तो उतमस्तार के रखा है, यहां तो परेशान कर देता है। फिर मैंने कुछ बच्चों को, कुछ पेरेंट को इसलिए भेजते देखा स्कूल में कि वो ये सोचते हैं कि जाके थोड़ी देर खेल आएगा। क्यों जी? फिर कुछ मां बाप को इसलिए भेजते देखा कि वो कहते हैं कुछ तो सीखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्कूल में भेजने से पहले वो ये सोचते हैं स्कूल कौन सा बढ़िया है। फिर जब मैं उन्हीं मां बाप से ये पूछता हूं कि बढ़िया स्कूल का पैमाना आप कैसे देखते हो, तो वो देखते हैं कि कौन से स्कूल के बच्चों के नंबर ज्यादा आते हैं, कौन से स्कूल के बच्चों का सिलेक्शन ज्यादा होता है, कौन से स्कूल के बच्चों के मेडल ज्यादा आते हैं, कौन से स्कूल की रेपुटेशन अच्छी है, यही देखते हैं। क्यों जी? अभी कोई बच गया जो इसके बाहर सोचता हो? बताइए प्लीज, आप नहीं बोलेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? इसमें सारे आ गए क्या जो मैंने सारे बात बोली? अभी आपने एक चीज और देखी होगी, आपके बच्चे के 100 नंबर आ गए तो आपके बच्चे का कहां एडमिशन होगा, उसके 90 नंबर आए तो कहां एडमिशन होगा, ये सबको मालूम है। क्यों जी? सारे पेरेंट्स को पता है इतने नंबर आए तो इस स्ट्रीम में चला जाएगा, इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बच्चा फेल हो गया तो क्या करेगा, इसके बारे में कितने पेरेंट्स सोचते हैं? या स्कूल कितना सोचता है, या समाज की कितनी तैयारी है किसी की तैयारी आप में से कि अगर आपका बच्चा फेल हो गया तो क्या करना है? वहां इससे भी ज्यादा कंपटीशन है। नहीं, अगर डायरेक्टली देखा जाए तो वहां ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत है। नौकरी करने के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, नौकरी के लिए हमको गुलाम मानसिकता का आदमी चाहिए।
जिसको जैसे बोला जाए वैसे चुपचाप मान ले, अगर वैसे देखा जाए तो सिस्टमैटिकली। लेकिन बात यह है, सवाल यह है कि क्वेश्चन यह था, अगर आप ध्यान से समझ पाए, मैंने यह पूछा इसके लिए हमारे समाज, स्कूल या परिवार की क्या तैयारी है कि हमारा बच्चा यहां नहीं पहुंचा तो क्या करेगा। दूसरा, नौकरी के लिए और पैकेज के लिए आपके पास यहां इंस्टीट्यूशंस की भरमार है। आप चंडीगढ़ में रहते हैं, आपके पास यहां बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, वो आपके बच्चों को तैयारी करना सिखाते हैं, इस कोर्स की तैयारी, इस कोर्स की तैयारी, इस कोर्स की तैयारी। लेकिन जरा एक बार सोचकर बताइए, उन इंस्टीट्यूशन में किसी में भी जीवन जीने की तैयारी भी कराई जाती है क्या? लाइफ की कोई तैयारी का कोई कोचिंग सेंटर, फेलियर को हैंडल करने का कोचिंग सेंटर, कि वहां एडमिशन नहीं होता है तो उसके बाद क्या करना है उसका कोचिंग सेंटर, लाइफ स्किल्स का कोई कोचिंग सेंटर, एक भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले वक्त में जब एक भी कोचिंग सेंटर नहीं था और जब इतने स्कूल नहीं थे और हमारे मां बाप, हमारे दादा दादी अनपढ़ हुआ करते थे, तब तो हम अपने परिवार और अपने पूरे गांव की लड़कियों को इज्जत से देखा करते थे। और आज जब इतने स्कूल हो गए और इतनी इंफॉर्मेशन हो गई है, आज हम अपने पड़ोसी के घर में, लड़की छोड़िए लड़का भेजने से भी डरते हैं। भाई लड़की तो पड़ोसी के चले जाए वो तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, लड़का ही नहीं भेजा जाता हमसे तो आजकल। तो इसका क्या कारण समझते हैं आप? देखिए, कारण पे नहीं गए तो समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे ना हम। अगर हम ये नहीं ढूंढ पाए कि जड़ में क्या है, बीमारी की समस्या क्या है, कि अनपढ़ आदमी अगर इज्जत करता है पूरे गांव की औरतों की, पूरे गांव की लड़कियों को अपनी बहन बेटी मान रहा है, और पढ़ा लिखा आदमी की नजर खराब है, तो पढ़ाई अच्छी हुई कि खराब हुई? इस हिसाब से तो पढ़ाई बेकार चीज हो गई ना। अगर अनपढ़ आदमी अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए लठ उठा सकता है और किसी भी गलत के खिलाफ खड़ा होता है, और पढ़े लिखे आदमी को कोई भी 2 कौड़ी का अफसर आके ये कह देगा ये 2 इंजेक्शन नहीं लगवाएगा तो तेरे को तनख्वाह नहीं मिलेगी, और उसको मालूम है कि मुझे इससे नुकसान हो सकता है, उसके बाद भी वो सरेंडर कर दे, तो पढ़ाई लिखाई गुलामी की निशानी हो गई ना। क्यों जी? अगर अनपढ़ आदमी कभी भी बेरोजगार नहीं होता है और पढ़ने के बाद बेरोजगारी की लिस्ट में आता है, तो पढ़ाई बेकार हो गई ना। अगर अनपढ़ लोग सारा का सारा गांव मिलकर के एक साथ रह सकता है और बिल्कुल प्यार मोहब्बत से त्योहार मनाता है, और पढ़ने लिखने के बाद अगर वो प्रेम टूटता है और समाज अगर टूट जाता है, तो पढ़ाई बेकार हो गई ना। मैं पढ़ाई लिखाई को बेकार नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं इस पढ़ाई लिखाई को तो बेकार कहने का हक बनता ही है ना, जिस पढ़ाई लिखाई ने सब कुछ बर्बाद कर